ठीक है तो So good evening, my dear students. Today I will start with a reorganization of state on the linguistic basis. Okay. So it is very important topic. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। Nobody can predict. What do you think the average? 10 से 15 10 से 15 10 से 15 सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेवेंट एक पूछा था बस। हाँ ठीक है तो ठीक है चलो reorganization of state on the linguistic basis. Okay. This was not just the matter of the administrative division boundary had to be drawn in the way so that the linguistic and cultural plurality of the country should be reflected without affecting the unity of nation. ठीक है, लोग पहले से ही सोच रहे थे कि अब खुद गवर्नमेंट ही बोल रही थी या जो कांग्रेस थी, जो हमारे जो लीडर थे वही बोल रहे थे कि ठीक है जब इंडिपेंडेंस मिलेगा ना तब हम लोग ना अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग अपना स्टेट बना के रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे स्टेट। लेकिन इनको खास करके ये ख्याल तब आया जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, जब इंडिया और पाकिस्तान जब बना, जब पाकिस्तान का जब हुआ बॉर्न हुआ पाकिस्तान इंडिया से, तब हमारे जो लीडर्स थे उन लोग को ख्याल आया कि अगर लिंग्विस्टिक से जो लिंग्विस्टिक स्टेटस पे अगर हम लोग जाके स्टेट बनाएंगे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के ये हमारे इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पे ये हो सकता है कि खतरा बन जाए। ठीक है, जो अभी हम लोग ने इतने साल से हम लोगों ने काम करके जो लोगों के दिल में लाए हैं नेशनहुड, हो सकता है कि वो आगे चल के रीजनल हुड बन जाए। ठीक है, कि हमें अब अपने नेशन के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ मतलब आगे चल के अगर मुझे लगा कि मुझे इंडिया से कुछ मतलब नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए। ठीक है, अगर हम लोग ने अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना दिए तो हो सकता है कि आगे जो इंटीग्रिटी जो हम लोग ने ब्रदरहुड और नेशनहुड जो हमने फैलाया है अपने लोगों में या अपने इंडियन पीपल में, हो सकता है कि आगे चल के वो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जैसा पार्टीशन हुआ अभी, ठीक है, इंडिया का जो कि जाके पाकिस्तान बना, हो सकता है कि कल को केरला बोले कि नहीं हमको आप पार्टीशन दे दो, हो सकता है कि कल वो महाराष्ट्र बोले कि नहीं हमको आप फ्रीडम दो, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये टेंशन दिमाग में था। हाँ या लेकिन वो पहले उन लोग को समझ में है, बल्कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग ने जो स्टेट बनाया वो उससे हमारा जो इंटीग्रिटी है ना वो और मजबूत हो गया। ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन चल रहा है, जैसे साउथ में साइड में जाएंगे वहां पर जो एजुकेशन चल रहा है, जो वहां पर काम हो रहा है वो सब लिंग्विस्टिक बेसिस पे चल रहा है। तब जाके लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं इंडिया में रहते हुए, ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेसी पे रहते हुए हम लोग अपने लैंग्वेज अपने कल्चर हम
फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो नेशनहुड है वो भी स्ट्रांग है और लोगों का अपने कल्चर पे लगाव भी स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन जो पहले के लीडर थे उनको इतना समझ में नहीं आता था, उनको मतलब वो ऐसा पार्टीशन वो देख चुके थे, उन लोग खून खराबा देख चुके थे, तो उसके लिए उनको लग रहा था कि अगर हम लोग ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दिया तो हो सकता है कि आगे चल के हमको और ऐसे पार्टीशन झेलने के लिए मिल जाए, ठीक है। या ठीक है, फिर बाद में आएगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो अब जाके बना स्टेट, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारा स्टेट कैसे बना, ठीक है। तब मतलब हमारे स्टेट्स को कैसे पार्टीशन किया गया। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश ने पार्टी जो स्टेट बनाए थे, प्रोविंस बनाए थे, उन लोग तो अपने फायदे के लिए बना रहे थे ना। बंगाल में कब्जा कर लिया, इसको बोल दिया कि ठीक है बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई और महाराष्ट्र के पास कब्जा कर लिया, इसको बोल दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। वो लोग तो अपने हिसाब से बना रहे थे, विच वाज द अननेचुरल, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो भी अपना जो एक स्टेट बना के रखा था या अपना प्रेसिडेंसी बना के रखा था, इट वाज द अननेचुरल ना, ठीक है। तो फिर बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हम लोगों ने इसको कैसे मतलब इतने सारे स्टेट को हम लोगों ने कैसे चलाया, ठीक है, या उसको हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की, ठीक है। तो इसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हम लोग का, तब जाके हम लोग ने जो हमारे स्टेट है वहां पर हमने स्टेट को 4 पार्ट में हम लोग ने उसको डिवाइड किया, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने लिखना स्टार्ट करूँ। पार्ट ए, ठीक है। हाँ आगे मैं बोलता हूँ, आगे मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो पार्ट ए में टोटल 9 स्टेट्स थे, ठीक है। स्टेट्स के नाम याद रखने की जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना कि पार्ट ए में कौन से टाइप के स्टेट्स है, पार्ट बी में कौन से टाइप के स्टेट्स है, ठीक है। नाम याद रखने की कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो पार्ट ए में कौन से टाइप के स्टेट्स है, ठीक है। पार्ट ए में ऐसे स्टेट्स थे विच वाज द फॉर्मर अ गवर्नर प्रोविंस, फॉर्मली इट वाज द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इन शॉर्ट में बोलूं कि इट वाज द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। जो कि वो अपने वहां पर एक गवर्नर बैठा के उन लोग वहां पर अपना राज वो करते थे, ठीक है। इट वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। पार्ट ए में ऐसे ऐसे कंट्री या ऐसे ऐसे स्टेट, ऐसे ऐसे सिटीज और ऐसे ऐसे प्रोविंस को डाले गए थे विच वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे रूल कर रहे थे, यहाँ पर इंडिया पार्ट ए को कैसे मैनेज कर रहा था, ड्यू टू बाय द इलेक्टेड गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्ट ए में फॉर्मर गवर्नर ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। हाँ और फिर बाद में गवर्नर बाद में वहां पर जितने को भी वहां पर बैठाता था, जितने सब पार्ट उन लोगों ने बना के रखा था, तो वहां पर भी उन लोगों ने अपना कुछ ऑफिसर उन लोगों ने अपॉइंट किया था ना, जैसे कि सब गवर्नर या असिस्टेंट गवर्नर, ठीक है। तो मतलब ये इसमें जितने भी पार्ट आएंगे वो सब गवर्नर के या ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आसाम, हाँ आसाम इसमें ही आएगा। आसाम बिहार बॉम्बे एमपी, जो बिहार पहले बंगाल का पार्ट था उसको अब बना दिया, उसको बिहार की कैसे बना जाए वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा यहाँ पर आसाम,
बिहार, MP, former it was the central province, ठीक है। फिर बाद में आएगा मद्रास, हाँ, उड़ीसा, यूपी, यूपी मतलब अभी भी उत्तर प्रदेश और पहले भी यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा, 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 ठीक है। देखो, it was the British province, ठीक है। it was the British province। जो अभी जितना हम लोग का छोटा अभी आसाम दिख रहा है ना, पहले इतना छोटा आसाम नहीं था। इसमें नागालैंड भी आता था, मेघालय भी आता था, त्रिपुरा भी आता था। उसको आगे चल के उसको उसको तोड़ा गया, उसको रीऑर्गेनाइजेशन करा गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन एंड ट्राइब, या ओके। तो सबसे पहले आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये पूरा पोर्शन मिला के एक बंगाल बनता था। नहीं, वो चला गया, ये इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है। आप वो नो, इतना डीप में सिर्फ गवर्नर ने क्या क्या काम किया है उतना पढ़ लिया, उसके जैसे, हाँ मेन, बस सिर्फ मेन, हाँ बस मेन, हाँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी तो हम लोग के पास है स्टेट, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हमने स्टेट हम लोग ने कर लिया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी तो हमको ये सब स्टेट को चलाना था, ठीक है, सबको तो साथ लेके चलना था ना। तो उन लोग ने डिवाइडेशन ऐसा किया, जितने भी पार्ट ए में वो सब स्टेट आएंगी जो कि ब्रिटिश प्रोविंस थे, ठीक है। अब वहां पर रूल कैसे चलेगा, यहाँ पर अब इलेक्टेड गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर काम करें, ठीक है। जैसे कि अभी जो गवर्नर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंस इंडिया में ये सब एरिया में इलेक्टेड गवर्नर विद द स्टेट लेजिस्लेटिव यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब ब्रिटिश गए, अब ये इंडिपेंडेंस इंडिया में अब ये सब एरिया को कैसे चलाया जाएगा, बाय द इलेक्टेड गवर्नर विद स्टेट लेजिस्लेचर। विद स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। क्या क्या ये सब ना पार्टीशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ, 1950 में, 1950 में ना, 26 जनवरी 1950 में ये सब बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो सब जब बन के तैयार हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही इसको डिवाइड करके दिया था। गवर्नमेंट में, हाँ, ये सब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको डिवाइड करके रखा था कि ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग रूल करेंगे, ठीक है। आगे देखो, हाँ ऑफ कोर्स। तो अभी हम लोग को ये सब चलाना है, तो लोग चलाएंगे कैसे, ऐसे ही छोड़ दे कि नहीं तुमको जो करना है वो करो, तुम लोग अब इंडिया के पार्ट हो, तुमको जो करना है वो करो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, उसको तो रन तो करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए ये सब प्रोविंस के लिए इलेक्टेड गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। फिर बाद में आएगा पार्ट बी में फॉर्मर प्रिंसली स्टेट और द ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। पार्ट ए में ब्रिटिश का प्रोविंस, ठीक है, जो भी ब्रिटिश ने एरिया कैप्चर किया हुआ वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। फिर बाद में पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट,
और ग्रुप ऑफ फर्स्ट गवर्नर वाज माउंटबेटन। इंडियन गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। तो इंडिया ने अपॉइंट किया था ना, तब तक हमारे इलेक्शन में पार्टीशन के बाद में भी था वो, पार्टीशन के बाद में भी था वो। ब्रिटिश अपॉइंट कर रहा था, अभी इंडिया ने अब इंडिया ने उसको अपॉइंट किया था। तो हेड क्यों रहोगे? तो वो पहला गवर्नर था, फिर राज्यपाल जो 51 तक था, फिर नेहरू बने प्राइम मिनिस्टर। ये इलेक्शन ये सब 48 में हो रहा है। ये 48 से लेके सर वो बताइए ना, कमेटी वगैरह धार का वो मतलब इसके इधर जेडीपी वो भी नहीं आएगा, वो भी आगे वो आ रहा है आगे है वेट। ये सब ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में ये हो गया। उसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि लोग लिंग्विस्टिक स्टेट को डिमांड कर रहे थे। वो है आगे है वेट। एक एक चीज में समझाऊंगा आप लोग, मैं एक भी में स्किप नहीं कर रहा हूँ वेट, ठीक है? तो 1948 में हुआ। हाँ 1948 से थी, 1948 से इंडिपेंडेंस के बाद में 1948 से 1952 तक सब ऐसे ही रन होते रहे। हाँ सब ऐसे ही होते रहे। सबका जो भी अपना जो बिजनेस है, अपना स्टेट बिजनेस या गवर्नमेंट बिजनेस लेवल पे सब ऐसे ही होते रहे। फिर बाद में धीरे धीरे 1960s के बाद में धीरे धीरे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में होता रहा और 1972 में जाके वो खत्म हुआ। नहीं तो वो अभी तक वो ऐसे ही चलेगा। हाँ मिनिस्टर यहाँ पर मिनिस्टर के कैसे रहेगा? मेरे बोला ना यर वाज द इलेक्टेड गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेचर जो पहले से वहां पर जो इलेक्ट होके वहां पर बैठे थे। ये आसाम बिहार ऐसा बन गया है, सेंट्रल में बैठेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए भी इलेक्शन होना सर। तो इलेक्शन में जीतने के बाद किसी को तो अपॉइंट किया गया ना फॉर स्टेट रियो के अंडर में ये सब हो रहा है अभी। एक्चुअली समवन कोई तो मिनिस्टर है ना सर जिसके अंडर में ये सब हो रहा है। आई कोई नाम में मुझे भी नहीं पता। ही वाज द जवाहरलाल नेहरू और एनवी जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ वीके मेनन नहीं है, वेट वीके मेनन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एज अ पार्लियामेंट और एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्लियामेंट में कौन बैठा? All was under the Nehru. All was under the Nehru. मिनिस्टर ऑफ क्या उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहेगा ना वो। और जैसे कि आपस में मामले में ड्राफ्टिंग कमेटी के तो इंडियन गवर्नमेंट की टाइम पे और यूएस का यूनियन मिनिस्ट्री फॉर स्टेट और स्टेट दैट इज अनदर बात की बहुत से बहुत सारे क्या आंसर एग्जांपल हां उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा सिर्फ उतना ही चीज था। प्राइम मिनिस्टर ने जरिए अपने गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन was followed by Raju Maharaja.
Germany, even this Warren Hastings, he was Queen Elizabeth Princess है ना, उसके dad का dad का King George है, King George उसके कुछ close है और चाचा है। I remember mom that was Prince Charles, who is married to Diana's first child. He was what? Nehru was what? Sina. Why talking? वो सब ये सब जितना भी काम था वो सब नेहरू कर रहे थे। अब जो भी वो उन्होंने जो डिक्लेयर किया था कि अब यहाँ सब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में खड़े होके वो नेहरू ने ही बोला। ये 1948 से 1952 तक और आगे भी ये ऐसे ही इसको मतलब ये ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा। नेहरू ही थे वो इनके हाथ में और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट का तो ये थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते अभी पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट और द ग्रुप ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हैदराबाद, JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, फिर बाद में मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड सिर्फ एमपी और भी तो था ना मध्य भारत, और वह भी तो था ना मध्य भारत, सिर्फ एमपी थोड़ी ना था। छत्तीसगढ़ फिर बाद में इस साइड में और आ जाओ महाराष्ट्र के कुछ ऊपर के पार्ट, झारखंड, ठीक है, और झारखंड के साथ साथ वो बिहार भी था इसमें। हाँ बिहार तो ठीक है। मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड मध्य प्रदेश तो यहाँ पर है, एमपी। राजस्थान, सौराष्ट्र एंड ट्रावनकोर। अब यहाँ पर कौन इसको रूल कर रहा था? यहाँ पर जो था वो राज प्रमुख एंड द इलेक्टेड लेजिस्लेचर। राज प्रमुख वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी इंडिया का उस समय जिसके भी हाथ में था वो, ठीक है, जिसके भी हाथ में था वो, यहाँ पर जो था
वो माउंटबेटन ने वहां पर इन लोग को अपॉइंट किया था, ठीक है। जैसे कि राज प्रमुख, जैसे कि ऊपर देवर गवर्नर इज इलेक्टेड फ्रॉम द लीडर एंड राज प्रमुख आर इलेक्टेड फ्रॉम द किंग साइड। बात को तुम समझो। तो हाँ, प्रिंसली, यहाँ पर मैं प्रिंसली स्टेट के बात में कर रहा हूँ। जो यहाँ पर जो राज प्रमुख रहेगा वो राजघराने से ही आएगा। हाँ, जैसे कि अगर कोई यहाँ पर हैदराबाद का है तो वहां पर कोई या तो निजाम बनेगा या तो उसके कोई घर का या कोई रिश्तेदार को यहाँ पर बैठा दिया जाएगा एज द राज प्रमुख, ठीक है। प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन अब स्टेट लेजिस्लेचर अब सब जगह लगेगा, ठीक है। पार्ट ए में क्या था, सिर्फ इलेक्टेड गवर्नर और यहाँ पर था इलेक्टेड राज प्रमुख, एंड दैट राज प्रमुख वाज इलेक्टेड बाय द मेनली गवर्नर जनरल, ठीक है। माउंटबेटन, नॉट किंग, राज प्रमुख नहीं ना। और वो बन गया यहाँ पर राज प्रमुख, ठीक है। और राज प्रमुख के साथ साथ उसके साथ कौन रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। गवर्नर जो है वो नॉर्मली वहाँ के लीडर्स, जो सबसे नामी लीडर्स है, उनको वहां पर बैठाया जा रहा है इसका गवर्नर। लेकिन यहाँ पर प्रिंसली स्टेट में किंग के ही कोई खानदान की या किंग का ही कोई उसका कोई रिश्तेदार को यहाँ पर बना दिया जाएगा राज प्रमुख। ठीक है, ज्यादा ठीक है। पार्ट बी में कौन जाएगा, फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। पार्ट ए में फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस, यहाँ पर रूल कौन करेगा, इलेक्टेड गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट और द ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट, यहाँ पर जाएगा राज प्रमुख एंड इलेक्टेड लेजिस्लेचर। वहां के जो लोग जिसको चुन के वहां पर बैठाने के लिए भेजेंगे, ठीक है, उसको ही बोलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था ना, वो मणिपुर में क्या हो रहा था, वहां पर था ना, ये वहां के खुद लोगों ने वहां से डिमांड किया था ना कि यहाँ पर आप इलेक्शन करवाओ। हाँ हाँ, वोट हम करेंगे। तो राजा तो वहां पर रहेगा, लेकिन उसका जो मंत्रिमंडल रहेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, हाँ, तो वो ज्यादा क्लियर है। अब पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी में included the chief commissioner province plus some princely state, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो थे वहां पर ब्रिटिश खुद वहां पर अपना कोई चीफ कमिश्नर वहां पर अपॉइंट करके जाते थे कि ठीक है भाई, तू यहाँ का तो देख ले, ठीक है। चीफ कमिश्नर यहाँ पर, जैसे कि अभी हम लोग अपॉइंट करते हैं ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या सम सबऑर्डिनेट, he will rule there under the seal of the president। तो ऐसा ही यहाँ पर गवर्नर भी अपना अपॉइंट करता था, ठीक है। कहीं इलाके में चीफ कमिश्नर, जहाँ पर अगर वहाँ की जो मैटर है वो बहुत मतलब सेंसिटिव है, तो वहां पर वो अपना चीफ कमिश्नर को वो अपॉइंट करता था। वो ताकि दिखाना चाहता था कि ये हम लोग रूल नहीं कर रहे, आप लोग के लिए हम स्पेशल अपना एक यहाँ पर ऑफिसर अपॉइंट करके जा रहे हैं, जो आपको अपने हिसाब से वो हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वो स्टेट आएंगे विच वाज अंडर द चीफ कमिश्नर एंड सम प्रिंसली स्टेट,
ठीक है, यहाँ पर भी कुछ प्रिंसली स्टेट जो चीफ कमिश्नर के अगल बगल में जो भी थे स्टेट, प्रिंसली स्टेट, तो उन लोग को भी यहाँ पर डाल दिया था। हाँ, कौन कौन? जॉन लॉरेंस। बता रहा हूँ, अजमेर, भोपाल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इट इंक्लूड राजस्थान, पहले अजमेर राजस्थान में नहीं था, उसको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से वहां पर डाला गया। हाँ, पहले अजमेर राजस्थान में नहीं था। चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस प्लस सम प्रिंसली स्टेट। फिर से यहाँ पर कौन रूल करेगा? यहाँ पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो वहां उन लोग के लिए यहाँ पर पॉलिसी कौन बनाएगा? यहाँ पर फिर से चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही था, चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। हाँ हाँ, ये जो किस्सा है ये इंडिपेंडेंस के पहले का है, और ये जो है अब इंडिपेंडेंस का बाद का है, ठीक है। चीफ कौन? पार्ट सी में, क्योंकि ये सब ये वाले थे कि मतलब यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट था, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जो यहाँ पर पार्ट सी में थे, वो सब कमिश्नरेट के प्रोविंस के आजू बाजू थे, ठीक है। और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको कमिश्नर के अंदर उसको लगा दिया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तुमको यहाँ पर भी देखना है, और तुमको थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली तुमको वो भी प्रिंसली स्टेट के ऊपर तुम थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट वाज रूल्ड बाय इट वाज द अंडर द चीफ कमिश्नर, तो इसके लिए यहाँ पर उनको यहाँ पर डाल दिया गया पार्ट सी में। लेकिन जो प्योरली जो प्रिंसली स्टेट थे उन लोग को पार्ट बी में डाला गया, ठीक है। पार्ट सी में प्रिंसली स्टेट को इसलिए डाला गया, दे वर द इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द चीफ कमिश्नर। एग्जाम्पल अजमेर, ठीक है। अजमेर में कोई भी चीफ कमिश्नर नहीं था, लेकिन वहां का जो डिसीजन था इट वाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ द अदर स्टेट, ठीक है। अजमेर में कोई भी चीफ कमिश्नर नहीं था, लेकिन जो बगल वाले जो प्रोविंस में जो चीफ कमिश्नर था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका डिसीजन इफेक्ट कर रहा था अजमेर को, ठीक है। तो इसके लिए अजमेर को भी वो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, स्टेट और प्रोविंस विच वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली were under the chief commissioner which were appointed by the governor general of British, and after independence again it is coming under the chief commissioner, but they are appointed by the governor general of India, ठीक है। बाद में ये सब जितने भी ग्रुप्स है ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि तब ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये बनना चालू हो जाएगा। एक बार इसको खत्म कर लो पार्ट डी में, तब बाद में लिंग्विस्टिक बेसिस का सब आपको धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप ग्रुपिंग समझो कि कौन कौन सी स्टेट को कहां पर डाला था, क्यों डाला था, और उसको रूल कौन कर रहा था, ठीक है। चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय जीजी ऑफ इंडिया ना, या ब्रिटिश? कहां पर? ये बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा ऑफकोर्स अजमेर, भोपाल भी पहले मध्य प्रदेश में नहीं था, बाद में उसको रीऑर्गेनाइजेशन करके उसको
मध्य प्रदेश में डाला गया और अजमेर को राजस्थान में डाला गया। अजमेर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा प्रदेश में तो कहाँ पे आया होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में पार्ट ए और पार्ट बी। हरियाणा वाज इन पार्ट सी, पार्ट बी। जो मैंने वो बोला ना, ये जो मैंने बोला ना, पंजाब स्टेट PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट। बताया मैंने, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट, अभी मैंने बताया था। पार्ट बी में लिखा था मैंने, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट। अजमेर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश। इतने ही है। पंजाब पार्ट बी में गया ना वो। पटियाला, पंजाब, के बाद चीफ कमिश्नर बनाया गया था पंजाब का, तो उसके बाद ये जगह चीफ कमिश्नर ही रहेगा ना पटियाला में। ठीक है, पटियाला किसके अंदर था? चीफ कमिश्नर के अंदर था। अगर वो चीफ कमिश्नर का होता, पहला रेसिडेंट था हेनरी लॉरेंस, अगर पटियाला जॉन लॉरेंस रेसिडेंट ये चीफ कमिश्नर बनाया था, तो ये मैं मुझे चीफ कमिश्नर समझा, सिलेक्टेड जगह चीफ कमिश्नर कहते हैं। इन लोग बुक को भी गलत बोल रहे हैं। वेट पार्टी में पंजाबी आ गया, पार्टी में वापस पंजाब आ गया। पार्ट ए में सिर्फ पंजाब है और पार्ट बी में क्या है? ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट। ध्यान से देखो, कौन सा पार्ट बी? लास्ट टाइम के, अरे ये लास्ट टाइम के तो सर वही है फोटो मैंने लेट वाली थी, आज के लेट शो कौन सा वाला है? 15 है ना? बराबर है, क्योंकि मैंने 82 डाल दिया इसके बाद। अरे तो ये वाले चाहिए ना, 1 15 फोटो निकाल दी इसके देना मुझे। कहाँ पर है? शो इन योर नोट्स, कहाँ पर है ये? शो ये आपने भी अभी की का फोटो निकाला है। ये तो डिटेल इंडिपेंडेंस इंडिया में है, उसने सर ने कैटेगरी करके डाला और उसमें वो एलैबोरेट किया अलग हमने
यू आर अ स्ट्रिक्ट मैन, ऑप्शनल के दो ये ऑप्शनल की नोट। ऑप्शनल की मत से पढ़ाई फिर आप ठीक है। बोल दीजिए कि देखो बोल दीजिए कि ये मेंस में ऐसे पूछते हैं समझ रहे हैं आप फिर जैसे मेंस में कम हो जाता है ऑप्शनल में ज्यादा तो यू फिगर इट आउट कि ये मेंस में पूछते हैं ठीक है। तो बाद में यहाँ पर क्या आएगा, जितना भी अजमेर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड बिंदा प्रदेश। ठीक है, ये सब जो याद रखने, ये सिर्फ ऑप्शनल वाले के लिए, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सिर्फ क्या याद रखना कि ये पहले इंडिपेंडेंस के पहले कौन इसे चलाता था और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में इसे कौन कंट्रोल, किसने कंट्रोल किया। इंडिपेंडेंस के पहले चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर फिर से आएगा चीफ कमिश्नर, बट ही इज द अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट बी में सिंपल था, ओनली अंडमान एंड निकोबार, बस बस यही सब था, मतलब जितने भी थे वो सब। कश्मीर पार्ट ए में, पार्ट बी में सी है। After Anglo-Sikh, Kashmir was sold to someone. After Anglo-Sikh, हाँ, it was sold to someone जिसने ब्रिटिश को पैसे दिए थे और ब्रिटिश ने अरे इसमें दिया है यार, क्या तुम लोग पूरी पर Anglo-Sikh के बाद क्या है वो उसको दिया कश्मीर कैसे ब्रिटिश का को दिया है उस अच्छे से उसके दिया है। मुझे तुम्हें पूरा कश्मीर का हिस्ट्री बताना पड़ेगा तो मशहूर है। फिर कश्मीर में सबसे पहले ब्रिटिश के पहले लच्छवास ने किया था राज। ठीक है, लच्छवास ब्रिटिश के आने के पहले, ब्रिटिश के आने के पहले रणजीत सिंह का नाम था, मतलब वो कुछ और ब्रिटिश के आने के पहले जम्मू कश्मीर रणजीत सिंह का था, उसके अंदर था वो नाम लच्छवास के अंदर था। It was not under the Ranjit Singh. It was under the Lachwas. Lachwas हुए यार बताइए कभी यहाँ पर डोगरा, अगर कश्मीर, अगर कश्मीर में अगर कोई डोगरा बैठेगा विच इज आवर पपेट, तो वहां से हमको कोई मतलब वहां से कोई हमें रेजिस्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो इसके लिए उन लोगों ने डोगरा को वहां पर बैठाया गया। Kashmir, including Jammu, was sold to Gulam Singh, and he was required to pay 75 lakhs to the company. The transfer of Kashmir to Gulam Singh was formalized by Separate Treaty on March 1886. Treaty of Harowal. Harowal is
तो अकॉर्डिंग टू द मेनी हिस्टोरियन व्यूज, ठीक है, कोई हिस्टोरियन बोलता है कि कश्मीर वाज सोल्ड, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन के जो व्यूज है, ठीक है, वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अरुंधति रॉय इट वाज द गिफ्टेड टू द डोगरास। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, मैं हिस्टोरियन का नाम नहीं बोलता, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन अरुंधति रॉय इट वाज गिफ्टेड टू द डोगरास, और वही डोगरास के जो वंशज थे वही थे राजा हरि सिंह, ठीक है। हाँ, then you are saying that it was sold, but according to the Arundhati Roy, it was not sold, it was gifted to the Dogras because according to the British, जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा कोई पपेट रहना चाहिए था जो हमें सपोर्ट कर सके, वहां से कोई हमें रेजिस्ट ना कर सके, ठीक है। तो वो बुक बोल रहा है कि it was sold, but Arundhati Roy, she is the historian, she says that it was gifted to the Dogras. So Sikhs didn't have to pay. Sikhs को कुछ pay नहीं करना। ये Sikhs के अंदर था ना, Sikhs ने 75 को कंपनी को दिया, कंपनी ने जाके उसको डोगरास को ऐसा गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब बुक यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट वाज सोल्ड, बट खुद हिस्टोरियन, हाँ, लेकिन वहां पर अरुंधति और बोलते इट वाज, ब्रिटिश ने किसको भी बेचा नहीं था, इट वाज जस्ट गिफ्टेड टू द डोगरा, कि वहां पर पपेट बैठा दिया गया था कि वहां से कोई अब हमें रेजिस्ट ना कर पाए, वहां जम्मू एंड कश्मीर हमारे हाथ में रहे। कितने बेचा? ब्रिटिश ने ले लिया, ब्रिटिश ने कभी नहीं बेचा, जिसने आपको सरकार गिफ्ट किया, सिख वालों ने उनको ब्रिटिश को बेचा और इतने पैसे नहीं थे। Then afterwards this was given to the Dogras as the gift, फिर बाद में वही धीरे धीरे यहाँ पर चलता है, फिर बाद में आ गए अपने हरि सिंह, then he had signed the treaty with the India, ठीक है। और वो ये याद है ना कि मतलब पहले 3 इंडियंस थे ना काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक तो वो महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस, है ना, और एक था ना वो दिनकर राव, ठीक है। तो वही था वो पटियाला प्रिंसली स्टेट जिसको मैंने पार्ट बी में दिखाया था, ठीक है। और जो अभी आप जो पंजाब बोल रहे हैं वो पहले होल पंजाब था, और जो जहां पर कमिश्नरेट ऑफिस था इट वाज इन द वेस्टर्न पंजाब, और जो मैं अभी में बात कर रहा था इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न पंजाब, ठीक है। वो जो आप कमिश्नरेट ऑफिस बोल रहे हैं वो वेस्टर्न पंजाब में था, जो कि पाकिस्तान लेके चले गए थे, और आई एम टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न पंजाब में, हाँ, फिर बाद में जब वो ईस्टर्न पंजाब आया देन उसको उन लोगों ने अप्लाई कर लिया पार्ट बी में, ठीक है, ओके। It was too heavy for me. इसको रब कर दो, और पार्ट डी में जितने भी आइलैंड्स थे, ठीक है, अंडमान निकोबार में पार्ट डी में उसको डाल दिया। एरियर द गवर्नर वाज, यहाँ पर भी गवर्नर को अपॉइंट करने वाला सीधा वो इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर सीधा जो गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट होगा वो सीधा जवाहरलाल नेहरू उसको अपॉइंट करके यहाँ पर भेजेगा। यहाँ पर तो पार्ट बी में, पार्ट सी में कौन अपॉइंट करके भेज रहा है? गवर्नर। और यहाँ पर जो अपॉइंट करके भेजेगा पार्ट डी में वो सीधा गवर्नमेंट भेजेगा या इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर भेजेगा, ठीक है। तो वो आएगा पार्ट डी में, जितने भी अंडमान निकोबार या जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स है वो आएंगे पार्ट डी में, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और कुछ डाउट है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, वो सब पहले आसाम थे, और पहले जो आसाम वो पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब वो मिला के बन रहा था बंगाल, फिर बाद में उसको रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट में उसको तोड़ा गया था। इसको रब कर दो। Now movement to the linguistic state, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस में
Lokman Tilak advocated the reorganization of state on the linguistic basis as early as in 1891. ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए, ये डिमांड सबसे पहले लोकमान तिलक ने रखा था in 1891. सबसे पहले बोला था तिलक ने इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। ऑनलाइन कौन कौन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नीलेश, हाँ सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर। बस एक अगर कुछ डाउट था। कहाँ पर है, पूछो। कब पूछोगे? नहीं, ये मैं पूछने वाला था आपको। ये गवर्नर ऑफ इंडिया जो ये है पोस्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कंटिन्यू हुआ था क्या? जो मतलब जो आफ्टर से इंडिपेंडेंस जब माउंटबेटन थे तब गवर्नर जनरल, तब इंडिया जाके इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। तब वो थे ब्रिटिश के अंदर में, ओके, ठीक है। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली जाएगी, जब इंडिपेंडेंस इंडिया बनेगा, देन तब इंडिया के लोगों ने माउंटबेटन को उनको अपॉइंट किया था कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं बन जाता तब तक आप हमें यहाँ पर हेल्प करने के लिए आप यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के पहले भी गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे और इंडिपेंडेंस के बाद में भी गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही रहेंगे। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि पहले वो ब्रिटिश के लिए काम करते थे और अब इंडिपेंडेंस के बाद में वो इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन उन लोग के बनाने में और सब मतलब नेशन को अच्छे से मैनेज करने में वो उनके सिर्फ हेल्प करेंगे। और ही वाज एक्टिंग एज द एडवाइजर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ओके ओके ओके। ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ना इन इंडिया ऑफ ब्रिटिशर्स। फिर बाद में माउंटबेटन के बाद में गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी। ओके, इंडिया के? हाँ, इंडिया के। ओके ओके, ठीक है। हाँ, he was last governor general of British in India। बाद में ये माउंटबेटन के बाद में बने थे राजगोपालाचारी। ओके, गॉट इट। हाँ, और ये राजेश कालवी। हाँ सर, बोलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस डेफिनेटली। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी ये जो डिस्कशन हो रहा था ना, इससे जी कि जो ये फर्स्ट गवर्नर है इंडिया के, ये तो प्रोमिनेंटली पूछते ही है ना एग्जाम्स में। हाँ, नहीं आपको मतलब कौन से एग्जाम के लिए आपको मतलब एमपीएससी यूपीएससी? एमपीएससी या हम नहीं तो नहीं तो आपसे उन लोग मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन आपको ये पढ़ना होगा कि कौन कौन से गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश में थे उन्होंने कौन कौन से काम किए, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने पीरियड में, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से उन्होंने नए नए एक्ट्स लाए या उन्होंने कौन कौन से एक्ट्स को उन्होंने पास किया। मतलब ऐसे बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब हाँ, जैसे कि देखो, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारा काम किया था, ठीक है। जैसे कि रोड, टेलीफोन कम्युनिकेशन, रेलवे, ठीक है। फिर बाद में लॉर्ड डलहौजी के ऊपर पूछा जाएगा कि ठीक है, और फिर बाद में बताओ कि ये एक्ट किसने लाया था, काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1961 किसने लाया था। तो ये सब मतलब आपको पता होने चाहिए। ओके, किसके अंदर आया था, या पीच एक्ट किसके अंदर आया था, चार्टर एक्ट किसके अंदर आया था। तो ये सब, हाँ, तो जो गवर्नर जनरल जिसने भी काम मतलब जिसने भी काम किया तो वो काम या वो एक्ट कौन से गवर्नर जनरल के अंदर आए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं पूछने वाला कि नहीं वो तो है
बट और एक क्वेश्चन है, जो एक्ट है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919 का जो एक्ट है, हाँ हाँ, उसमें एग्जैक्टली क्या पूछते, मतलब एग्जैक्ट नहीं, उसमें नॉर्मली क्या पूछते हैं, ऐसे में बोल। नॉर्मली उसमें आपको पूछेंगे उसके फीचर्स। अगर मैं बोलूं एक्ट्स के बारे में, ठीक है, हाँ जितने भी ब्रिटिश के एक्ट्स थे, देन हाँ इट इज आल्सो रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री, एंड हम्म, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द पॉलिटी। ओके ठीक है, हाँ तो ओके, वो, यस हाँ यस, तो उसमें आप जितना डीप जा सको या आपको उसमें जितना डीप समझ रह सके उतना अच्छा है। ठीक है, ओके, हाँ थैंक यू। ओके, वेलकम। हम्म, और बाकी सब मैंने जो बोला आपको समझ में आ रहा है? राजेश? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। हम्म, See है। सबसे पहले जो लिंग्विस्टिक स्टेट का जिसने जिक्र किया था वो थे लोकमान तिलक। ठीक है, लोकमान तिलक। ठीक है, in 1891 he had mentioned that the state should be on the linguistic basis in his newspaper called केसरी। ठीक है, मैं आपको मतलब इंडिपेंडेंस के पहले लिंग्विस्टिक बेसिस का जो एक था ब्रिज, वो कैसे बना, और फिर हम इंडिपेंडेंस के बाद में कैसे उसके ऊपर स्टेट बनना चालू हो गया। ठीक है, तो उसका एक पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर चले के मैंने कर दिया। ठीक है, according to the लोकमान तिलक, the division of province by the British was unnatural। ठीक है, according to the लोकमान तिलक, the division of province by the British was unnatural, and the state on the basis of linguistic will be encourage the homogeneity in the state। ठीक है, जो भी ब्रिटिश ने जो भी प्रोविंस बनाया है उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, इट वाज द अननेचुरल। ठीक है, जो भी उन लोगों ने, ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश आए थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ यहाँ के मुझे स्टेट कैसे बनाने या प्रोविंस कैसे बनाने, उनको उनको जैसे अच्छा लगता था वो अपने प्रोविंस वो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो थे तिलक, वो ये चाहते थे कि जो भी स्टेट बनाना है हमें यहाँ से ही मांग करना चाहिए ब्रिटिश को कि आप जो स्टेट या आप जो प्रोविंस बना रहे हो वो आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ, ताकि यहाँ पर होमोजेनेटिक पीपल के कल्चर और उनके लैंग्वेज में रहे। या मतलब बोलते हैं ना कि मतलब एक ही भाषा को फॉलो करने वाले अगर लोग एक जगह रहेंगे, या एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक जगह रहेंगे, तो उन लोग में ज्यादा यूनिटी बढ़ेगा, उन लोग में ज्यादा समझ बढ़ेगी। ठीक है, कि हमको आगे क्या करना है या हमको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर दो लैंग्वेज बोलने वाले या बहुमुख मतलब बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह जाएंगे, तो यहाँ पर किसी का प्रॉब्लम कुछ और होगा, किसी का प्रॉब्लम कुछ और होगा। एक को लगेगा कि ये देखो ये आके मेरे कल्चर के ऊपर हमला कर रहा है, किसी को लगे कि देखो ये आके मेरे जो ये है लैंग्वेज के ऊपर ये हमला कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप, लोकमान तिलक वाज द वेरी विजनरी लीडर, उनको पता था कि अगर हम लोगों ने स्टेट के बेसिस पे, हम लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पे अगर प्रोविंस बनाना चालू कर दिया, फिर हमारी जो यूनिटी रहेगी वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिटी का फंदा था इंडिया में वो लैंग्वेज, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे और बेस्ट रहेगा, ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? वो तिलक के दिमाग में आया था। ठीक है, ओके, महात्मा गांधी ने भी यही बोला था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस विल बी द complete autonomy as possible for the every province and for the internal administration and growth। ठीक है, महात्मा गांधी का भी मानना यही था कि अगर हम लोगों ने स्टेट पे, या अगर हम लोग ने कोई स्टेट में हम लोग ने सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम लोग ने डिवाइड किया स्टेट को, then it will be the quite easy for that group of people or that state to development। ठीक है, and for the internal autonomy। ठीक है, अगर वहां मतलब महात्मा गांधी का भी व्यू लगभग इंडिपेंडेंस के पहले सेम ही था, मतलब
तिलक भी उसको सपोर्ट कर रहे थे लिंग्विस्टिक बेसिस के स्टेट पे, और महात्मा गांधी भी इसके सपोर्ट में थे। द रियलाइजेशन, अब देखना, द रियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट केम टू आवर नेशनल लीडर इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है। इन पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके बेसिस पे किया गया था माय डियर स्टूडेंट, से फटाफट। हिंदू और मुस्लिम को मतलब हिंदू और मुस्लिम आप एक पक्ष बोल सकते हो, आप उसको कंप्लीट नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर था। वहां पर मैंने क्या बोला था कि पूरा बंगाल मतलब उड़ीसा, बिहार और अभी का बंगाल पूरा मिला के, और आसाम, वो पूरा मिला के बन रहा था बंगाल। ठीक है, तो फिर बाद में जो वेस्ट बंगाल उन्होंने बनाया था, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोलने वाले पर्सन का मेजोरिटी बहुत कम था। यहाँ पर ज्यादा बिहारी लैंग्वेज को यूज करने वाले या अदर देन बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का यहाँ पर मेजोरिटी ज्यादा था। ठीक है, हाँ अभी मैं हिंदू मुस्लिम का मैं कुछ में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी सिर्फ लैंग्वेज का चालू है। ठीक है, तो जब पार्टीशन उन्होंने ब्रिटिश ने किया, ब्रिटिश को भी पता था कि अगर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक एरिया के पार्ट में अगर वो मेजोरिटी में रह जाएंगे तो आगे चल के इन लोग हमें जाके तकलीफ देंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन लोग ने ये तहत उन लोग ने डिवाइडेशन किया था कि जहां के मुख्य वेस्ट बंगाल में ज्यादातर बंगाली बोलने वाले जो लोग थे उनको अपने ही एरिया में माइनॉरिटी कर दिया। ठीक है, और जितने भी ज्यादा बंगाली बोलने वाले लोग थे उनको मुस्लिम को ईस्ट में कर दिया गया था। ठीक है, उनके दिमाग में क्या जहर भरा गया था कि तुम यहाँ पर गरीब हो, उसके कारण मेन है ये हिंदू लैंडलॉर्ड, ये हिंदू कंपनी के ऑनर। ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने भी बंगाल में जितने बड़े बड़े फैक्ट्री थे, जितने बड़े बड़े जमींदार थे वो हिंदू थे। ठीक है, और जो पुअर क्लास के थे या जो काम करने वाले लेबर थे वो कौन थे, मुस्लिम थे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बंगाली स्पीकिंग बोला जाए तो वहां पर कौन थे, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर बिहारी, हाँ फिर बाद में जब उन्होंने जब पार्टीशन जब इन्होंने किया बंगाल का, ठीक है, तो जो मेजोरिटी बंगाली बोलने वाले थे वो कहां पर चले गए, ईस्ट बंगाल में। लेकिन वहां पर मेजोरिटी बोलने वाले बंगाली थे ईस्ट बंगाल में, मेजोरिटी बोलने वाले यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ईस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटी बंगाली बोलने वाले थे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ बंगाली स्पीकर। ठीक है, बीच वेर समवेयर हिंदू, कुछ हिंदू भी थे यहाँ पर लेकिन ज्यादा मुस्लिम थे। मोर वर मुस्लिम्स। ठीक है, ब्रिटिश ने तो पहले यहाँ पर दिमाग में जहर भर दिया कि यू आर अ मुस्लिम, आप यहाँ पर गरीब इसके लिए हो क्योंकि यू आर एक्सप्लॉइटेड बाय द हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द हिंदू ऑनर। ठीक है, तो इन लोग भले ही यूनाइट रह जाए बंगाली स्पीकिंग, इन लोग हमारा क्या बिगाड़े, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी जो थे यहाँ पर अदर लैंग्वेज के थे, ठीक है। तो उन्होंने बंगाल को ही क्यों चुना था पार्टीशन के लिए, बिकॉज बंगाल वाज द हॉट स्पॉट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े राइटर्स, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे या जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट चल रहे थे, उसका स्टार्टिंग कहाँ से चल रहा था, बंगाल से चल रहा था। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर या बुक बोलूं या अमर सोनार बांग्ला लिखने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर,
ठीक है, जितने भी थे, ठीक है, या तो रेवोल्यूशनरी फेज में थे या नेशनल मूवमेंट में थे, सो बंगाल वाज द हॉट स्पॉट, ठीक है। और ब्रिटिश को ये फंडा पता था कि अगर हमने इन लोग को बंगाली बोलने वाले को अलग कर दिया तो बंगाल कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तब जाके स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस का क्या पावर होता है हमारे लीडर्स को 1905 में ये पता चला था, ठीक है। तब जाके हमारे जो इंडियन लीडर थे उनको पता चला था कि हमारा बंगाल कमजोर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी बोलने वाले बंगाली थे उनको अब यहाँ पर अलग कर दिया गया। पहले बंगाली से मजबूत क्यों था, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी बोलने वाले जो लोग थे बंगाली, ये सब यूनाइट थे, वो सब एक साथ थे, ठीक है। तो जो लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमारे लीडर को 1905 में उसका पता चल गया था, ठीक है। ठीक है, opposing the partition of Bengal at the Kolkata session in 1905, Congress demanded the adoption of the place of entire Bengali speaking community under the undivided administration, ठीक है। इसका जब अपोज कर रहे थे कांग्रेस इन कोलकाता सेशन इन 1905, तब कांग्रेस ने यही डिमांड किया था कि आप जो है ना, ये जो मेजोरिटी ऑफ बंगाली स्पीकिंग लोग हैं उनको आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में डालो, ठीक है। इनका डिमांड यही था, ठीक है, कि पार्टीशन को आप जो कर रहे हो उसको खत्म करो, लेकिन जो मेन बात है, जो भी आपने जो ये मेजोरिटी ऑफ पीपल को आपने जो अलग किया है बंगाली स्पीकर्स को, उनको आप यूनाइट करके आप एक जगह आप ला के उन लोग को आप रखो, ठीक है। या तो आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में उनको आप रखो, या तो ईस्ट में रखो या तो वेस्ट में रखो, लेकिन आप उनको एक जगह पे लाके आप रखो, ठीक है। सबसे बड़ा जो डिमांड था वो 1905 कोलकाता सेशन में कांग्रेस का यही था कि यूनाइट द बंगाली स्पीकर इन द वन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारे लीडर को लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या था वो पता चल गया था, ठीक है। फाइनली द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज परसुएडेड एंड बाइफरकेटेड द बंगाल ऑन द रिलीजियस बेसिस, ठीक है। पहले तो इन लोगों ने रिलीजियस बेसिस पे किया था, ठीक है। फिर बाद में अब उन्होंने जो डिवाइडेशन किया था उसको उन्होंने पार्टीशन को खत्म कर दिया था इन द 1911 में खत्म किया था ना पार्टीशन को, ठीक है। तो फिर बाद में 1911 को बाइफरकेशन ऑफ partition of Bengal, ठीक है। but they carve out the Assam and Bihar from the province, ठीक है। 1911 में जब ब्रिटिश ने वो जो पार्टीशन किया था 1905 में, जो बंगाल को उन्होंने पार्टीशन किया था उसको 1911 में खत्म कर दिया था, लेकिन खत्म करते हुए यहाँ से बंगाल से उन्होंने आसाम और बिहार को अलग कर दिया था, ठीक है। 1911 में पार्टीशन उन्होंने जब खत्म किया था तब भी उन्होंने आसाम और बिहार को उन लोगों ने बंगाल से अलग कर दिया था, ठीक है। इतना तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यस ओके। ठीक है, अब जब आगे आएगा ना, अब आप देखोगे जैसे कि मैंने पढ़ा है तो होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। तो एनी बसंत का जो था, उनका जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो कहां पर चल रहा था? मद्रास साइड में, साउथ साइड में चल रहा था ना, साउथ साइड में चल रहा था।
तो सबसे पहले लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट मांगने वाला कौन सा स्टेट था? स्टेट मांगने वाले कौन से थे? नॉर्थ के थे या साउथ के थे? साउथ के ही थे ना, साउथ के थे ना। तब भी जाके तब भी से जब होम रूल लीग मूवमेंट चालू हुआ था, तब से ही साउथ के जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि हमारा जो स्टेट है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने, ठीक है। तो उसका जो फर्क, उसका जो डिमांड था होम रूल लीग मूवमेंट का, जो एनी बेसेंट चला रही थी, उनका और एक डिमांड था कि ये जो आप जो प्रोविंस का आपने डिवाइडेशन किया है अपने इंटरेस्ट के लिए, उसको आप कैंसिल कीजिए और उसको आप बनाइए लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। यहाँ तक कि जहां पर एनी बेसेंट जाती थी होम रूल लीग मूवमेंट के प्रचार के लिए, वहां पर वो भाषण में अपने या स्पीच में उन्होंने बहुत बार इसका जिक्र भी किया था कि अगर इंडिया में हमारे होम रूल लीग मूवमेंट आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर जो स्टेट बनाएंगे वो हम बनाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियरली चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज बेसिस को समझने वाले कौन थे कि लैंग्वेज बेसिस में ही यूनिटी है, वो थे तिलक, जिसका जिक्र किया था उन्होंने अपने केसरी में भी किया था, ठीक है। केसरी वर्सेस न्यूज़पेपर, ठीक है। और पूरे लीडर्स को लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कब समझ में आया? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, ठीक है। और जब पार्टीशन को 1911 में जब खत्म किया गया, तब यहाँ से आसाम और बिहार को यहाँ से निकाल दिया गया। मतलब कुछ भी करके हमको बंगाल को कमजोर करना है, ठीक है। कुछ भी करके हमको बंगाल को कमजोर करना है, ठीक है। तुम बोल रहे हो तो हम पार्टीशन हटा देंगे, लेकिन यहाँ से हम बंगाल का, आसाम और बिहार का हिस्सा निकाल के लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसके लिए तो उन्होंने फिर से वो जो पार्टीशन था उसको खत्म किया था ना, क्योंकि अब तो जो भी था, जो भी चिंगारी था वो तो हम लोगों ने तो लगा दिया, अब हम लोगों ने यूनाइट भी कर दिया, तो उससे क्या फायदा, ठीक है। फिर भी वो लोग ने आसाम और बिहार को वो निकाल के लेके चले गए। फिर बाद में लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमको स्टेट चाहिए या हम स्टेट बनाएंगे, इसका जिक्र हमें होम रूल लीग मूवमेंट में भी मिलता है, जिसका जिक्र करती है एनी बेसेंट, ठीक है। इसका मतलब इसका जिक्र हमें होम रूल मूवमेंट में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर बाद में जब नेहरू रिपोर्ट आता है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इन 1928, 1920 में ही आता है ना, या कुछ गड़बड़ है? पक्का 100%? ओके। मोतीलाल चाचा नेहरू के पप्पा, चाचा नेहरू के पप्पा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो जब नेहरू रिपोर्ट आया इन 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, तब नेहरू रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था कि हमें लिंग्विस्टिक से स्टेट चाहिए। हम जब स्टेट बनाएंगे, हमें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम देख लेंगे, लेकिन हम जब अपना स्टेट बनाएंगे तब हम बनाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, और दैट बेसिस विल बी द लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सपोर्ट सब जगह देखने के मिले, ठीक है। लगभग हर एक लीडर ने लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट किया था कि जो स्टेट बनना चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद में सब लीडर लोग मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट को दूर करने लग गए। इंडिपेंडेंस के पहले तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हाँ भाई चलो हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा क्या हुआ कि नहीं, अब सब लोग बोले कि नहीं, अब लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज क्लियर माय डाउट, कौन आंसर
कौन है? राजस, नीलेश? हाँ सर, क्या आंसर? पूछ रहे थे आप? मैं राजस, आप हो ऑनलाइन? जी जी हूँ सर। हाँ, तो फिर मैं ये पूछ रहा था कि जो इतने सारे लीडर्स हैं, मैंने जो मैंने बताए, दे वेर एक्सेप्टिंग और दे वेर सपोर्टिंग, दे वेर सपोर्टिंग द लैंग्वेज बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है? यस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा क्या हुआ कि दे वेर अपोजिंग द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर द स्टेट? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसको सपोर्ट लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए, उसको सपोर्ट तिलक भी कर रहे थे, गांधी भी कर रहे थे, और फिर में एनी बसंत भी कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट में भी यही जिक्र था कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा क्या हुआ कि मतलब अब हम लोग को लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाना चाहिए, ऐसे मेन जो लीडर थे वो सब बोलने लगे, खास करके चाचा नेहरू। ऐसा क्या हुआ? पार्टीशन की वजह से। पार्टीशन या और वो पार्टीशन होने से पहले जो भी क्लैशेस हुए थे, जो दंगे हुए थे, वो भी एक रीजन है। और एक ये भी रीजन हो सकता है कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे तो जो उनकी संस्कृति है वो ज्यादा क्या बोलते हैं, वो समता वगैरह नहीं होगी, ऐसे इक्वेलिटी नहीं होगी। या ये भी एक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि उन लोग को डर था कि पहले ही हम लोग ने पहले पहले ही हम लोग ने पहले ही एक इतना बड़ा हम लोग ने पार्टीशन देख लिया है। अगर हम लोग ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना चालू किया तो हमें फिर से कहीं पार्टीशन देखना ना पड़ जाए, ठीक है? और फिर बाद में अगर हम लोग ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया तो नेशनहुड के जगह रीजनल सब आदमी ना हो जाए, ठीक है? जैसे कि लोगों ने हमारे जो लीडर थे वो हर एक के दिमाग में ये बैठा चुके थे, वी आर इंडियन, वी ऑल आर इंडियन। तो सबके सबके दिल में नेशन के लिए फीलिंग था। अगर हम लोग ने लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बनाना चालू कर दिए तो हो सकता है कि वो नेशनल फीलिंग के जगह लोगों के दिमाग में रीजनल फीलिंग आ जाए, ठीक है? जैसे कि अगर यहाँ पर अगर किसी ने बना दिया कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले रहेंगे, तो हो सकता है कि जो मेरे दिल में कि आई एम इंडियन, तो हो सकता है कि ऐसा होने के बाद में मेरे दिमाग में आएगा कि नहीं, मुझे इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए करूंगा, ठीक है? तो लगभग उन लोग को मतलब हमारे जितने भी नेशनल लीडर थे उनको डर था कि कहीं मतलब हमारा जो नेशनल यूनिटी है वो खतरे में ना पड़ जाए, ठीक है? इसको रब कर दो। वीडियो चल रहा है, हाँ तो वीडियो चल रहा है, आवाज वहां पर जाता है। ठीक है, जो सबसे पहला जो था ना, सबसे पहला जो इंडिपेंडेंस के पहले जो लैंग्वेज स्टेट बना था इंडिपेंडेंस के पहले ही, दैट वाज उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन ईयर ऑफ 1936 by the effort of the मधुसूदन दास, ठीक है? ये याद रख लेना कि उड़ीसा was the first Indian state formed on basis of
language by the effort of Madhusudan. मधुसूदन दास, ठीक है। तो who was the मधुसूदन दास, ठीक है। हो सकता है कि अगर कभी प्री में एमपीएससी या यूपीएससी के प्री में अगर पूछ लिया तो you should not have the any question mark about the मधुसूदन दास, ठीक है। क्योंकि ऐसे मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को या यूपीएससी को आदत होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर वो एमसीक्यू में क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। और खास करके हम लोग को पोस्ट इंडिपेंडेंस तो है ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मधुसूदन दास, मधुसूदन दास, he was the Indian lawyer and social reformer, ठीक है। who founded the Utkal Samilani in 1909 to campaign the unification of Odisha, ठीक है। मधुसूदन दास founded the Utkal Samilani in 1903 to campaign the unification of Odisha. And also protested against the injustice of the salt tax of the British government before the Gandhi जी, ठीक है। जिसने सॉल्ट टैक्स के खिलाफ आवाज उठाया था गांधी जी से भी पहले, वो थे मधुसूदन दास। नहीं पता, ये कभी रेवोल्यूशनरी थे ही नहीं, ठीक है। he was the social activities in the social reformer, मतलब ये लोग बताए नहीं, ये मतलब इनका कोई मतलब ये सिर्फ जाके लोगों को वो अवेकिंग कर देते, ठीक है। नहीं, ठीक है। देन ये मतलब पहले इंडियन थे जो कि सॉल्ट टैक्स के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था गांधी जी से भी पहले, ठीक है। वो थे मधुसूदन दास, और मधुसूदन दास की वजह से उड़ीसा पहला स्टेट बना था टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे सब जगह से मतलब आवाज जो था, मतलब हमको लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट चाहिए, धीरे धीरे सब साइड से आवाज उठने लग गए थे। जैसे कि केरला से एक मूवमेंट चला था, आइका केरला मतलब एक केरला, ठीक है। सिर्फ हमें एक केरला चाहिए, जो मतलब हमारा सबसे बड़ा केरला हो, सिर्फ एक केरला चाहिए, ठीक है। आइका केरला। फिर बाद में आएगा संयुक्त महाराष्ट्र, 1948 के बाद, 1947, 1948, हाँ सब इंडिपेंडेंस के 27 फिर बाद में विशाल आंध्रा, ठीक है। तो ये सब मेन जो थे मूवमेंट, वो सब इंडिया में चल रहे थे कि हमको भी अपना लैंग्वेज बेसिस पे हमें अपना स्टेट बना के दो। एक का केरला, संयुक्त महाराष्ट्र एंड विशाल आंध्रा,
ठीक है। तो ये सब जो थे मूवमेंट वो एक ही टाइम में, मतलब अगर एक जगह से मांग कहीं पर उठ रहा है तो धीरे धीरे अब सब ऑल इंडिया में ये सब मांग उठने तो लाजमी थे कि अब हमें भी अपना लैंग्वेज बेसिस पे हमें भी आप अपना स्टेट बना के हमें दीजिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि ठीक है भाई, अब जब इतना सब डिमांड लोग मांग ही रहे तो चलो इसके लिए हम लोग एक कमिटी बना के देते। ठीक है। तो उस समय तो कमिटी बनाया गया था एसके धर कमिटी। ठीक है। एसके धर कमिटी इन 1948। इसका जिक्र पॉलिटी में भी है ना, इसका जिक्र पॉलिटी में भी है। फिर बाद में आते हैं सबसे पहले धर कमीशन। In 17 June 1948, in 17 June 1948 इनका जो पूरा नाम था वो था सुमन कुमार धार कमेटी। सुमन कुमार धार कमेटी। ठीक है। इनको मतलब बोला गया था आप जो है आप मतलब एक रिपोर्ट बनाइए। ठीक है। इनको मतलब बोला गया था कि आप एक रिपोर्ट बनाइए, आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, आप एक ऐसा स्टडी कीजिए कि हमको लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाना है या हमको नहीं बनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सब पूरे इंडिया से हमारे यहाँ पर मांग उठ रही है कि हमें अपने लैंग्वेज स्टेटेड पे हमें लैंग्वेज बेसिस पे आप स्टेट बना के दो। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एसके धर को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है। आप अपना रिपोर्ट तैयार कीजिए और आप देखिए कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने लैंग्वेज बेसिस को इन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है। he had rejected the formation of state on language basis। ठीक है। he had rejected the formation of state on the language basis। ठीक है। according to the SK Dhar, अगर हम लोग लैंग्वेज स्टेट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया यूनिटी। ठीक है। उसने भी वो सब बताया। ठीक है। किस बेसिस पे करना चाहिए उसने भी वो भी सब बता के रखा था। सबसे पहला था ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी। geographical continuity, financial self-sufficiency and administrative convenience, and capacity for development in future। ठीक है। चलो, अरे अभी तो बात बंद करो, कितना पका दो। ठीक है। तो ये सब इनका रिकमेंडेशन था। ठीक है। इनका मानना यह था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन गए then it will be the dangerous for the unity of India। ठीक है।
तो इसके लिए आपको ये सब पॉइंट को ध्यान में रख के आपको स्टेट बनाना चाहिए। जैसे कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी मतलब जो बॉर्डर पे स्टेट रह रहे हैं, ठीक है, जो मतलब एक दूसरे का जो स्टेट है, ठीक है, वहां पर अगर बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, बॉर्डर पे जो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो वहां पर सब, अगर कोई कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे कोई गांव है, ठीक है, एक गांव है, वहां पर कर्नाटका बोलने वाले भी लोग वहां पर रह रहे हैं और मराठी भी बोलने वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहां से अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप डिवाइड करोगे तो वहां के लोग तो फिर कहां पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोग को तो नहीं पता है ना कि अगर ये जो इलाका ये महाराष्ट्र में जाने वाला है, या जो यहाँ का जो इलाका है ये कर्नाटक में जाने वाला है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया तो सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो बॉर्डर लेवल पे आएगा, ठीक है, कि नहीं, अगर तुम पहले तो उनके मन में नहीं था कि तुम्हारा भाषा अलग हमारा भाषा अलग, और अगर आपने लैंग्वेज बेसिस पे अगर आपने डिवाइड करना चालू किया तो जो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, जो मिलजुल के साथ में जो रह रहे हैं, सबसे पहला इफेक्ट उनको करेगा कि नहीं, तुम हमसे अलग हो, तुम हमसे दूर रहो। और हो सकता है कि बॉर्डर लेवल पे जो लोग रहते हैं या बॉर्डर साइड में जो गांव है वहां पर हो सकता है कि दंगे भी हो जाए, ठीक है, और हुए भी है। साउथ साइड में जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, जो गांव वहां पर बसा था, तो वहां पर दंगे हुए भी है, जो पहले नहीं होते थे, लेकिन जब लैंग्वेज बेसिस पे जब स्टेट बनना चालू हो गया तो वहां पर दंगे बहुत सारे हुए भी है बॉर्डर पे, ठीक है। तो आप एक को ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी आप देखो, ये जो मेरा स्टेट है उसका ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी कहां तक जा रहा है, यहाँ पर लोग कैसे कैसे बसे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लोग सब लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पर बसे, तो अगर आप लैंग्वेज बेसिस पे आप अपने स्टेट को आप डिवाइड कर लोगे तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। जो उनकी भाषा है लेकिन जो वायलेंस होगा उसका क्या, वायलेंस होगा उसका क्या, उसका कुछ नहीं, मतलब लोग अगर मरते तो मरने दो। No, really, you are a जहां पर लोग को अभी कुछ पता नहीं है कि ये लैंग्वेज बेसिस का स्टेट है क्या, ठीक है, ये लैंग्वेज बेसिस का स्टेट आखिर है क्या, वहां पर लोग बॉर्डर एरिया में साथ में मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है। पहले जैसे कि हिंदू मुस्लिम को भी कुछ पता नहीं था कि ये, मतलब पता भी था, लेकिन बंगाल में लोग साथ में मिलजुल के रह रहे थे ना, लेकिन दरार तो आया ना बीच में, ठीक है। फिर बाद में दंगे भी तो हुए ना वहां पर, वायलेंस भी तो हुए, वायलेंस भी तो हुए ना। और अगर वायलेंस नहीं होता तो साउथ के जब एरिया में जब ट्रैवनकोर जब केरला को दिया जा रहा था, तब उस समय वायलेंस क्यों हुआ था, जब ट्रैवनकोर जब केरला को दिया जा रहा था, जब ट्रैवनकोर केरला में दिया जा रहा था, या जब आंध्र प्रदेश या पूरा आंध्रा से जब तेलंगाना बनाया जा रहा था, तब वो बॉर्डर एरिया पे तो तब जाकर वायलेंस क्यों हुआ था, नहीं हुआ था 2-4 साल पहले 2014 में बॉर्डर लेवल पे वो वहां पर वायलेंस नहीं हुआ था। बॉर्डर लेवल पे जितने भी लोग थे, ठीक है, जहां पर बॉर्डर लेवल पे जितने भी लोग थे, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही लोग हुए थे जिनका गांव बॉर्डर लेवल पे था। वहां पर वायलेंस सबसे ज्यादा देखा गया हर एक बार में। जैसे कि बिहार से जब झारखंड को अलग किया गया था, तब वहां पर जितने भी बॉर्डर में जितने भी सिटी थे या जितने भी गांव थे, वहां पर भी दंगा देखा गया था। और ये एस के धर को पता था कि अगर हम लोग ने बिना कोई ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी देखे, अगर हम लोग ने स्टेट को डिवाइड कर दिया सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे, तो फिर से जो बॉर्डर के साइड में रहने वाले जो लोग हैं उनको दंगा झेलना पड़ेगा, उनको वायलेंस झेलना पड़ेगा।
तो इसके लिए डिवाइडेशन करने से पहले ये देख लो कि आपका ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी कहाँ तक है, आपके लोग कहाँ पर रह रहे हैं और सामने वाले लोग कहाँ पर रह रहे हैं, ये सब आपको देखना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने पहला पॉइंट मेंशन किया था, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होना जरूरी है। क्योंकि जहां पर भी बना है, आसाम में से जब नागालैंड निकला था तब भी बॉर्डर एरिया पे दंगे हुए थे, हर एक टाइम पे हुए ही हुए, हर एक टाइम पे दंगे हुए हुए, और खास करके बॉर्डर एरिया पे। ठीक है, इंटरनल स्टेट में कुछ नहीं प्रभाव हुआ, लेकिन जो बॉर्डर एरिया पे लोग थे वहां पर दंगे हुए, वहां पर लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो इसके लिए जो एसके धर का सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन था वो था कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे आप करोगे तो जो बॉर्डर स्टेट रहेंगे वहां पर जो गांव है वहां पर बहुत बड़े बड़े दंगे होने की संभावना है। तो इसके लिए प्लीज कीप इन द माइंड द ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर बोला था फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस। ठीक है, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस फॉर एग्जांपल में बिहार और में झारखंड में क्या मिले। ठीक है, जितने भी कोल माइन है वो सब कहां पर है, झारखंड में। ठीक है, वो सब कहां पर है, झारखंड में, रांची में है, बोकारो साइड में। ठीक है, हाँ, तो पहले बिहार के पास सोर्स ऑफ इनकम था क्योंकि उसके पास झारखंड था, वहां पर कोल माइन था। अब जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिहार के पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, लेकिन जब झारखंड था तब उनके पास कोल माइन भी था, तब उस समय उन लोग के पास इनकम का सोर्सेस ज्यादा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कल्चर और लैंग्वेज झारखंड भी बिहार से अलग हो गया, तो फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी पे वहां पर फर्क पड़ा था। ठीक है ना, समझ में आया वो जो मैंने बिहार और झारखंड में मैंने जो एग्जांपल दिया। फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। ठीक है, ये आप देख लो पहले कि अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप अलग करोगे लोगों को तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी या आपको क्या क्या तकलीफें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले लोगों को वहां पर जाके बसाओ, यहाँ से वहां पर आप उनको सेटल करो। ठीक है, उनको बराबर अपनी तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो सबसे पहले जो आपको जो प्रॉब्लम आने वाला है वो है एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाला है। ठीक है, फिर बाद में आएगा कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। अगर कोई स्टेट है, अगर कोई पूरा स्टेट है, ठीक है, तो एक पार्ट का, जैसे कि मैंने बोला था जूट इंडस्ट्रीज के बारे में, मैंने आपको बोला था ना, जूट इंडस्ट्रीज इन बंगाल जो कि डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अगर बंगाल एक होता तो आज उसका फ्यूचर डेवलपमेंट काफी अच्छा होता बिकॉज ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज, और वही जूट इंडस्ट्रीज के वजह से बांग्लादेश का जो इनकम है वो काफी दिन प्रतिदिन, मतलब हर एक साल वहां पर तो उनका जो जीडीपी है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर वो बंगाल पार्टीशन नहीं हुआ होता तो ऑफ कोर्स वो साइड का, बंगाल साइड का जो फ्यूचर डेवलपमेंट था वो और ब्राइट होता। ठीक है, तो एसधर कमिटी ने अपना मेन रिकमेंडेशन ये दिया था और उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाना उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बोला था कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी के ध्यान में रखो, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए दिमाग में, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नीलेश? नहीं सर, नहीं समझ गया। राजस? नहीं आपको कुछ डाउट है यहाँ पर तो प्लीज पूछ लो। नहीं है डाउट, क्योंकि हो गए ये मेरे जो है डाउट ना, सॉल्व, हाँ, हो गए डाउट सॉल्व। ओके ठीक है, ठीक। ओके, बाद में
अभी हरियाणा और टैक्स अरे वही सब है अभी और इनकम टैक्स पड़ेगी ना फिर टाइम मतलब ऐसा इनकम टैक्स का बिजनेस से डेबिट का नहीं काम है पूरा इनकम देखो कि सर आपको तो बोलो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एक ही टैक्स है वहाँ पे कैसे फाइट होते हैं लैंग्वेज पे वहाँ पे तो एक्सपेंशन होता होगा ना हमें इतना जगह दो इतना जगह दो उस बेसिस पे फाइट और जो बॉर्डर करेगा उनका तो गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन करके देगा वही रहेगा ना बॉर्डर पे कोई तो रहेगा ही नहीं एक से ऐसे डिफरेंट तो और क्या पर हुआ यहाँ पर आज के लिए बस है। So thank you online students for your time and support. अरे थैंक यू सर। Okay, चलिए बाय बाय। बाय।